नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे थे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए टीएनसी लेके आया है और मैं ये आशा करूंगा कि आप लोगों को ये जितने भी जो टॉपिक है आप इनको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी आप सॉल्व कर रहे होंगे। इसके अलावा इसके लिए आप एक अलग से नोटबुक भी बनाओ दोस्तों, जिसमें आप जितने भी ये जो टॉपिक्स उनको अलग से लिखो, ताकि जब एग्जाम आपके बिल्कुल पास में आए तो आपको बहुत जल्दी जल्दी आप इनको क्या कर सको दोस्तों, रिवाइज कर सको। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है ब्रेस्ट फीडिंग। तो जैसे ही टॉपिक को देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि सच में ही ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो बच्चा नया है वो पिछली जो क्लासेज हैं उनको भी देखे। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू वो आपको 2-4 एमसीक्यू करवा दूंगा और वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं चाहे एमसीक्यू जो है वो कम लेके आऊं, चाहे मैं 5 एमसीक्यू लाऊं, चाहे 10 लाऊं, 7 लाऊं, लेकिन जो टॉपिक है ना दोस्तों उससे रिलेटेड कोई चीज बचनी नहीं चाहिए। तो एमसीक्यूज के द्वारा मैं उस टॉपिक की पूरी जो थ्योरी है वो भी आपको क्या करवाऊंगा दोस्तों, कंप्लीट करवाऊंगा। तो हम बात करते हैं 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रम इज अबाउट, कि जो कोलेस्ट्रम जो होता है दोस्तों उसके अंदर जो प्रोटीन जो कंटेंट होता है ना वो कितना होता है, वो आपको परसेंटेज में बताना है कि 2.3 होता है, 3.2 होता है, 8.6 होता है या फिर 1.2 होता है। तो ये इसके बारे में हमको क्या करना है दोस्तों, पता लगाना है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रम होता ही क्या है। जब तक आपको कोलेस्ट्रम का ही नहीं पता होगा दोस्तों तो आप कैसे पता लगाओगे। तो हम इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ब्रेस्ट जो मिल्क है उसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा और फिर हम आगे शुरुआत करेंगे। तो जो दोस्तों ब्रेस्ट मिल्क होता है इसे हम सुपीरियर न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। इससे अच्छा कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। बेस्ट गिफ्ट फॉर बेबी बाय मदर, मदर के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये। तो इसे हम सुपीरियर न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से न्यूट्रिशन को सुपीरियर न्यूट्रिशन के नाम से दिया जाता है। अब ऑप्शन उसमें ऐसे ही हो जाते हैं दोस्तों। अब आपको सीधा यहाँ पर तो आपको पता है कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग पढ़े तो ब्रेस्ट मिल्क क्या आएगा, लेकिन वहां पर वो ऑप्शन में ऐसे दे देंगे जैसे सुपीरियर न्यूट्रिशन में आपको एग्स दे दिया, प्रोटीन दे दिया। तो आपको ऐसा लगेगा यार प्रोटीन जो है, एग्स जो होते हैं वो भी रेफरेंस प्रोटीन होती है एग के अंदर, ज्यादा से ज्यादा इसमें सारे अमीनो एसिड भी, तो हो सकता है ये भी सुपीरियर न्यूट्रिशन हो। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो ये हमें सिंपल सा लगेगा, हाँ भाई सुपीरियर न्यूट्रिशन होगा, क्या दिक्कत है। लेकिन ध्यान रखना जो ब्रेस्ट मिल्क है इसे हम सुपीरियर न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं ये, जब हम आपको ब्रेस्ट मिल्क के जो फंक्शन पढ़ाऊंगा या फिर मैं इसके एडवांटेज जो पढ़ाऊंगा, जब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं दोस्तों, या टाइप पढ़ते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क किस प्रकार से हो सकता है। तो एक तो हम ब्रेस्ट मिल्क का अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन पढ़ेंगे और एक अकॉर्डिंग टू पीरियड पढ़ेंगे, टाइम। दो प्रकार से हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों ब्रेस्ट मिल्क हम कंपोजिशन के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो आता है दोस्तों वो आता है कोलेस्ट्रम। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, कोलेस्ट्रम आता है। इसके बाद में जो सेकंड जो आता है दैट इज ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क, तो आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए कि सबसे पहले कोलेस्ट्रम बनता है, फिर ट्रांजिशनल मिल्क बनता है, और उसके बाद में दोस्तों क्या बनता है आपका, मैच्योर मिल्क बनता है। ठीक है, मैच्योर मिल्क। और पीरियड के अकॉर्डिंग हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक फोर मिल्क होता है और एक हिंड मिल्क होता है। फोर मिल्क और हिंड मिल्क। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मिल्क जो होता है दोस्तों वो कोलेस्ट्रम ही होता है। प्रेगनेंसी के दौरान इसका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लगभग 12 वीक से इसका फॉर्मेशन क्या होने लग जाता है दोस्तों, स्टार्ट होने लग जाता है कोलेस्ट्रम का जो फॉर्मेशन है। तो कोलेस्ट्रम जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही फॉर्म होने लग जाता है। अब हम कोलेस्ट्रम की बात करते हैं। कोलेस्ट्रम का जो कलर होता है दोस्तों वो थिक और येलो होता है, थिक एंड येलो होता है। और स्टार्टिंग के लगभग दोस्तों जो स्टार्टिंग के जो 3 डेज जो होते हैं उसके अंदर जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, जो मिल्क जो निकलता है बाहर मदर से, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है स्टार्टिंग के 3 to 4 डे लिखा हुआ है ओपीके के अकॉर्डिंग, लेकिन आप स्टार्टिंग 3 डेज लिख लो। स्टार्टिंग के 3 डेज तक जो मिल्क होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रम जो मिल्क होता है वो थिक होता है थोड़ा, और उसका जो कलर जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है, येलो होता है। कलर कैसा होता है, येलो होता है, थिक होता है और येलो होता है ये। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क की तुलना में मोर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, मोर एंटीबॉडीज एंड मोर वाइटामिन्स। मेनली जो फैट सोल्यूबल जो वाइटामिन्स जो होती हैं दोस्तों वो ज्यादा होती हैं ब्रेस्ट मिल्क की तुलना में, जैसे कि विटामिन ए,
डी, ई और के, ये क्या पाई जाती है दोस्तों, इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। तो ये आपका कोलेस्ट्रम है, छोटा सा है। कोलेस्ट्रम में क्या है, थिक एंड येलो है। स्टार्टिंग के जो 3 डेज के अंदर जो मिल्क निकलेगा, जैसे ही मान लो बेबी की डिलीवरी होगी तो डिलीवरी से 3 डेज तक का जो मिल्क रहता है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। 2 बार लिख दिया मैंने, थिक एंड येलो, सॉरी, ठीक है। थिक एंड येलो होता है, स्टार्टिंग के 3 डेज तक होता है। मोर एंटीबॉडीज होती हैं और मोर इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, वाइटामिन होते हैं। वाइटामिन ए, डी, ई और के इसमें क्या होते हैं, ज्यादा अमाउंट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, कोलेस्ट्रम हो गया। इसके बाद में दोस्तों 3 दिन से लेकर नेक्स्ट, इसके बाद आफ्टर 3 डेज से लेकर 3 दिन से शुरुआत हो जाएगी इसकी, और आगे के आने वाले लगभग 2 वीक तक, 2 वीक तक का, 3 डेज से लेकर 2 वीक तक दोस्तों जो मिल्क रहता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशनल मिल्क के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशनल जो वर्ड है ना दोस्तों, उसका मीनिंग क्या होता है पता है, ट्रांजिशनल होता है चेंज होना, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना, क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रांजिशनल कहलाता है। तो आगे का जो मिल्क होगा दोस्तों वो कैसा हो जाता है, वो ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है। इसके बाद आफ्टर 2 वीक, 2 वीक के बाद में, 2 वीक के बाद में दोस्तों जो मिल्क रहता है वो, उस मिल्क को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम मैच्योर मिल्क के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, मैच्योर मिल्क के नाम से जानते हैं। और इस मिल्क के अंदर थोड़ा सा ये मिल्क क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, और पानी की जो अमाउंट है वो इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाती है, तो थिन एंड वोटरी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर कोई कमी हो, ये सुपीरियर न्यूट्रिशन है। पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन जो चाहिए वो सारा न्यूट्रिशन क्या करता है दोस्तों, ये प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखना, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैसे देखा हमने, कि सबसे पहले हमने देखा कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम होगा 3 दिन तक, फिर उसके बाद में 2 वीक तक क्या रहेगा दोस्तों, ट्रांजिशनल मिल्क रहेगा। 2 वीक तक आपका ट्रांजिशनल मिल्क रहेगा, ट्रांजिशनल मिल्क। और ट्रांजिशनल मिल्क के बाद में जो मिल्क स्टार्ट होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, मैच्योर मिल्क रहेगा। कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क और मैच्योर मिल्क, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में 3 डेज कोलेस्ट्रम रहेगा, फिर इसके बाद 2 वीक तक ट्रांजिशनल रहेगा, और आफ्टर 2 वीक जो मिल्क रहता है दोस्तों वो कौन सा होता है, आपका मैच्योर मिल्क होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कोलेस्ट्रम में और ब्रेस्ट मिल्क में क्या अंतर होता है। आपको सर ये भी तो ब्रेस्ट मिल्क ही है, हाँ, कोलेस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क मतलब यहाँ पर हो गया कि जो ट्रांजिशनल और जो मैच्योर जो मिल्क है ना, उसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सीधा ये पूछ लेता है वो कि कोलेस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली में कोलेस्ट्रम जो है उसका फॉर्मेशन पहले ही हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, स्टार्टिंग में 3 डेज के अंदर इसका क्या होने लग जाता है, सीक्रेशन हो जाता है। उसके बाद में जो मेल जो मिल्क जो बनता है ना दोस्तों, जो ब्रेस्ट जो मिल्क मेल जो बनता है वो 3 दिन के बाद ही बनता है। ठीक है, तो इनमें भी क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई कोलेस्ट्रम और जो बाकी का जो पूरे जो मान लो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर करवा रही है उसमें सेम ही मिल्क रहेगा, वो सेम नहीं रहता है, अलग रहता है। थोड़ा सा उसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, डिफरेंसेस होते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कोलेस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो थिक और येलो है वो पार्ट, और जो थोड़ा थिन एंड वोटरी है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाएंगे, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। या हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि इधर ये जो है कोलेस्ट्रम है और इधर के अंदर ये क्या है दोस्तों, ट्रांजिशनल और मैच्योर मिल्क है। ठीक है, ट्रांजिशनल और मैच्योर मिल्क है, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट पढ़ेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एंड वाटर। सबसे पहले इनका कंटेंट देखते हैं दोस्तों कि किसके अंदर कितना कंटेंट होता है। तो जो फैट जो होता है दोस्तों, इसके अंदर 2.3 ग्राम फैट होता है 100 ml के अंदर। कितना होता है, 2.3 ग्राम, या परसेंटेज में भी आप बोल सकते हो, लगभग 2.3 होता है। ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों वो लगभग कितना होता है, 3.2 ग्राम होता है। 8.6 क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, ये फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब है ये, और ये प्रोटीन है। और भी बताऊंगा डिफरेंसेस। इसके अलावा अगर हम वाटर की बात करें तो लगभग 86% इसमें क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वाटर थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, थिक होता है, तो थिक होगा तो वाटर कम होगा। इसके अंदर थोड़ा सा वाटर क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो लगभग 87% यहाँ पर क्या हो जाता है, 87% क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। यहाँ पर 2.3 है। यहाँ पर जो ब्रेस्ट मिल्क होगा दोस्तों वो कितना होता है, लगभग 3.2 होता है। कितना होता है, 3.2 ग्राम होता है इन 100 ml। कितना होता है, 3.2 ग्राम। इसके बाद अगर हम बात करें कार्ब की, कार्ब जो होता है लगभग दोस्तों वो कितना होता है, 7.5 ग्राम होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों प्रोटीन की, तो वो लगभग होता है 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम इन 100 ml। ठीक है, या परसेंट के अंदर भी आप ऐसे ही लिखोगे, 3.2%, 7.5%, 1.2% और ये 87% होता है। तो आपको ये डिफरेंसेस तो दोस्तों पक्का याद होने ही चाहिए। आप इनको कैसे याद करो, देखो कोई भी जो मैथ है ना उसको याद करने के लिए, ऐसे जो न्यूमेरिक है ना उनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक बनाओ। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो ना आपको उस प्रकार से इनको क्या करना है दोस्तों, याद करना है। कि आपको पता ही नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप इसको
2.3 मत बोलो, अभी बाद में पॉइंट लगाते रहना। तो ऐसे याद रख लो आप इसको कि आप इसको कैसे याद रख लो दोस्तों, इसको आप ऐसे याद रख लो 23 32 86, 23 32 86 86, ऐसे 23 32 86 86। और इधर कैसे याद रखोगे दोस्तों 32 75 12 87, 32 75 12 87। तो जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो वो आपको पता ही नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हो, आपको दिमाग में से रटते नहीं हो आप, ठीक है। एक दो बार रटते हो फिर उसके बाद अपने आप दिमाग में आ जाता है। तो आप इनको भी ऐसे दिमाग में बैठा लो, जल्दी जल्दी बोला करो, जैसे 23 32 86 86, 23 32 86 86, फिर इसको ऐसे बोलो 32 75 12 87, 32 75 12 87। तो आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये याद हो जाएंगे। और इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पूछ भी लिए जाते हैं। और अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, इसी के ऊपर क्या है दोस्तों डिपेंड है। उसमें क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रम के अंदर प्रोटीन कितनी होती है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोलेस्ट्रम के अंदर कितनी प्रोटीन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8.6% या 8.6 ग्राम प्रोटीन होती है। 8.6% या 8.6 ग्राम क्या होती है दोस्तों कोलेस्ट्रम के अंदर प्रोटीन होती है। अब यहां से आप एक चीज देखो दोस्तों, क्या देखोगे आप इसके अंदर, आप ये देखोगे कि कोलेस्ट्रम के अंदर जो फैट है ना दोस्तों वो क्या है, कम है। ब्रेस्ट मिल्क में फैट क्या है, ज्यादा है। देखो कोलेस्ट्रम के अंदर फैट क्या है दोस्तों, कम है, बाकी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर फैट क्या है दोस्तों, ज्यादा है। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि कोलेस्ट्रम के अंदर क्या क्या चीजें कम होती हैं। और यहां देखो कार्ब यहां पर क्या है दोस्तों, कम है, और यहां पर कार्ब क्या है दोस्तों, ज्यादा है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोलेस्ट्रम के अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है, जबकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर दोस्तों प्रोटीन क्या होती है, कम होती है। और वाटर जो है यहां पर कम है, यहां पर वाटर क्या है दोस्तों, ज्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कोलेस्ट्रम के अंदर जो फैट और जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। लेस मतलब यहां पर इससे तुलना कर रहे हैं, वैसे कम नहीं है, बॉडी के लिए सफिशिएंट है, लेकिन तुलना कर रहे हैं किसी ब्रेस्ट मिल्क के साथ में इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, लेस फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, लेस फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। और इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, मोर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, मोर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। अभी और बताऊंगा मैं आपको जब न्यूट्रिशन इसके जो एडवांटेज बताऊंगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन सा इसके अंदर फैट में क्या पाया जाता है, प्रोटीन में क्या पाया जाता है। यहां पर लिखो मोर फैट, हो सकता है वो आपको ऐसे नहीं दे डायरेक्टली, कौन सा स्टेटमेंट सही है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कोलेस्ट्रॉल के अंदर लेस फैट होती है, लेस कार्बोहाइड्रेट होती है। फिर लिख देगा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर लेस फैट होती है, लेस कार्बोहाइड्रेट होती है। तो वो स्टेटमेंट आपको बताना होगा कि कौन सी चीज क्या ज्यादा कौन सी कम होती है। तो भी ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना है। इसके अंदर प्रोटीन क्या होती है, ज्यादा होती है, मोर प्रोटीन। और इसके अंदर क्या होती है, लेस प्रोटीन। प्रोटीन इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो मोर प्रोटीन होती है, इसके अंदर प्रोटीन क्या होती है, थोड़ी कम होती है, लेस प्रोटीन। और भी है क्या, हाँ जी और भी है। देखो वाटर भी लिख सकते हो, लेस वाटर और मोर वाटर। अब जिसके अंदर पानी कम होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। तो इसकी जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है ना दोस्तों वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है दोस्तों वो क्या होती है, कम होती है, कम होती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, किसी चीज को नीचे गिराओ तो भारी चीज क्या गिरेगी दोस्तों, जल्दी गिरेगी। तो बस पानी अगर कम है तो वो चीज भारी ज्यादा रहेगी ना, और पानी कम है तो वो पानी ज्यादा है तो भारी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। इसके अंदर जो सोडियम जो है दोस्तों, सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो थोड़े ज्यादा होते हैं। इसके अंदर सोडियम एंड जो क्लोराइड है वो थोड़े क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके अंदर एंटीबॉडीज अगर इसकी तुलना में देखें तो ज्यादा होती हैं, तो मोर एंटीबॉडीज। यहां पर हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, ऐसे मत कह देना कि भाई इसमें कम ही होती है एंटीबॉडी, ऐसे नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ तुलना कर रहे हैं दोनों की, लेस एंटीबॉडीज। एक चीज का और ध्यान रखना, इसके अंदर पोटेशियम कम होता है दोस्तों, लेस पोटेशियम, ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि और चीजें आप कहीं भी देख लेते हो लेकिन यहां पर ये कम मिलता है, यहां पर मोर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक ट्रिक बना लो कि भाई कोलेस्ट्रॉल के अंदर KFC कम होता है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या कम होता है, KFC क्या होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के अंदर कम होता है, ठीक है। KFC रेस्टोरेंट होता है ना, हम जाते हैं मीट खाते हैं, कोई ऐसी चीजें, ठीक है, वो छोड़ो। तो KFC के अंदर ध्यान रखना भाई पोटेशियम कम होता है। इसके अलावा जो फैट है दोस्तों वो कम होती है, और क्या कम होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है। बस बाकी की चीजें आपको पता ही है। वाटर का तो सबको पता ही रहता है कि 86 से 87, ठीक।
तो KFC कम होता है। ये ध्यान रख लेना कि कार्बोहाइड्रेट कम होता है, फैट कम होता है और क्या कम होता है दोस्तों, पोटेशियम कम होता है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं और जो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा, फोर मिल्क का और हिंड मिल्क का। फोर मिल्क का और हिंड मिल्क का आगे करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे सामने क्वेश्चन था दोस्तों कि प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रम इज अबाउट। तो कोलेस्ट्रम के अंदर आपको याद रखना है वही तरीका है 23, 32, 86, 86। तो यहां पर आप पॉइंट लगा दो तीनों में, 23, 32, 86, 86 हो गया, ठीक है। यहां पर क्या था 32, 75, 12, 87। 32, 75, 12, 87, फिर यहां पर सब में दशमलव लगा दो। तो अब यहां पर देख लो आप बस, हाँ ये इधर का वो ध्यान रखना कि क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ऊपर आता है इसमें। याद करने के लिए थोड़ा सिंपल तरीका है, इसलिए मैंने इसको इधर पहले फैट को लिखा, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फिर क्या आ रहा है दोस्तों इसमें वाटर आता है। तो आप इससे देख लो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल में कितना होता है, तो 8.6% होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8.6। कितना हो जाएगा 8.6 हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क सेटिस्फाई द बेबीज हंगर। ठीक है, कोई ऐसा कौन सा मिल्क है जो बेबी की हंगर को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो दोस्तों अब मैंने आपको पीरियड के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा था इसको। पीरियड मतलब बेबी ने क्या ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद जो टाइम पीरियड जो स्टार्ट हो गया, ठीक है, पहले दिन से नहीं, हर ब्रेस्ट फीडिंग में। यहां पर दिन से नहीं है दोस्तों, हर ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर है कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग बेबी कर रहा है उस हर ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या करना, क्या टाइम पीरियड है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब बेबी स्टार्ट करता है ना दोस्तों, और जो मिल्क बाहर आता है जो वो पीता है, तो वो क्या होता है, फोर मिल्क होता है। और दूसरा आपका बाद में जो करता है वो क्या होता है, हिंड मिल्क। तो दोस्तों बेबी क्या होता है, शुरू में प्यासा रहता है थोड़ा, तो प्यासा रहता है तो पहले आदमी को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो फोर मिल्क के अंदर दोस्तों वाटर ज्यादा होता है। फोर मिल्क के अंदर क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है, इसलिए फोर मिल्क जो है वो बेबी की थ्रस्ट को बुझाता है। थ्रस्ट के लिए जरूरी है, बेबी की प्यास को बुझाता है। कौन सा मिल्क, फोर मिल्क, ये ध्यान रखना। और हिंड मिल्क जो होता है ना दोस्तों, अब बेबी ने अच्छे से मतलब कि ऐसे मान लो बेबी की थर्स्ट बुझ गई, अब बेबी को खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए लास्ट का जो मिल्क होता है, तो स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है वो क्या होता है दोस्तों, फोर मिल्क होता है। और एंड का जब ब्रेस्ट फीडिंग बेबी खत्म कर रहा होता है, लास्ट का जो मिल्क होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, एंड का मिल्क जो कहलाता है हिंड मिल्क कहलाता है। तो हिंड मिल्क जो होता है ना दोस्तों, उसके अंदर ध्यान रखना फैट ज्यादा होती है। हिंड मिल्क के अंदर क्या ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होती है। और ये फैट जब अगर ज्यादा होगी तो ये एनर्जी ज्यादा देगा, तो एनर्जी भी ज्यादा होती है। और एनर्जी ज्यादा देगा तो फैट किस चीज को मिटाती है दोस्तों, हंगर को मिटाती है। इसलिए हंगर को मिटाने के लिए जो मिल्क काम में आता है दैट इज हिंड मिल्क। हंगर को मिटाने के लिए जो मिल्क काम में आता है वो कौन सा आपका, हिंड मिल्क है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क सेटिस्फाई द बेबीज हंगर। तो यहाँ पर दो ही है वैसे, फोर और हिंड मिल्क ही है, ये वैसे ही बनाए गए हैं तो इनका तो कोई काम है नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा हंगर से हिंड, ठीक है। एच फॉर हंगर, एच फॉर हिंड, ऐसे याद रख लो, एच फॉर हंगर, एच फॉर हिंड, भूलोगे नहीं। दूसरे वाला आपको स्टार्टिंग में वैसे ही याद आ जाएगा, ठीक है। तो हंगर और हिंड। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं दोस्तों कि जो ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो कब होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट इसमें आप टॉपिक डाल लो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आपको पढ़ाता हूं मैं, इन केस ऑफ सिजेरियन सेक्शन ब्रेस्ट मिल्क शुड बी स्टार्टेड इन। चलो बात करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन हो तो ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर देना चाहिए, 30 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में। चलो बात करते हैं। अगर हम दोस्तों टाइम पीरियड की बात करें, ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, तो 30 मिनट्स आएगा या हाफ एन आवर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और अगर सिजेरियन सेक्शन है, अगर दोस्तों क्या है, सिजेरियन सेक्शन है, तो विद इन 4 आवर, तो 4 घंटे के अंदर स्टार्ट करवा दो, विद इन 4 आवर, 4 घंटे के अंदर क्या हो जानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड हो जानी चाहिए। इसके अलावा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब कर देनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो WHO कहता है कि 6 मंथ, कई बुक में 4 मंथ दे रखा है जो कि गलत है, इसका आंसर आएगा 6 मंथ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब, 6 मंथ तक। और वीनिंग मतलब कि अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में, वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में, एक्सक्लूसिव नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में और कुछ बाहर से भी कुछ हम देने लग गए, तो उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड देने लग गए तो हम इसे किस नाम जानते हैं, वीनिंग के नाम से जानते हैं। तो 6 मंथ के बाद क्या होना चाहिए, क्या होगा दोस्तों, ये स्टार्ट कर देना चाहिए। अब एक क्वेश्चन हो रहा था कि कब तक ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए दोस्तों, तो ये माना गया है कि लगभग कम से कम 2 साल तक तो क्या करवानी चाहिए दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी ही चाहिए। तो 2 ईयर। तो देखो एक क्वेश्चन नहीं है, ये कितने क्वेश्चन हो गए, सारे आपको आने चाहिए दोस्तों, ठीक है भाई। वेजाइनल डिलीवरी है तो 30 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 1, यहां से एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा
4 घंटे के अंदर अंदर। तीसरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फूड कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो 6 मंथ से कर देनी चाहिए। और कब तक करना चाहिए, तो लगभग कितने साल तक करना चाहिए, लगभग 2 साल तो करना चाहिए, 2 ईयर तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन कई सारी नॉलेज हमें ये दे गया, कई सारी चीजें हमें दे गया। तो वेजाइनल अगर डिलीवरी है तो 30 मिनट आएगा, और अगर इस क्वेश्चन में पूछा है सिजेरियन सेक्शन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 घंटे हो जाएगा। 4 आवर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आप टाइम पीरियड आपका हो गया खत्म कि क्या टाइम पीरियड होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालो इसमें कि स्टोर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, कि ब्रेस्ट मिल्क को कैसे स्टोर किया जा सकता है, ये डाल लो आप इसमें टॉपिक में। ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क को कब तक स्टोर किया जा सकता है दोस्तों, और इसमें क्वेश्चन में आ रहा है कि रेफ्रिजरेटर में कब तक किया जा सकता है, रेफ्रिजरेटर में कब तक किया जा सकता है ब्रेस्ट मिल्क को। चलो बात करते हैं। तो स्टोरिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो दोस्तों अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे एक, दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों रेफ्रिजरेटर की, और फिर हम बात करेंगे फ्रीजर की। अब फ्रीजर भी ऐसा वैसा फ्रीजर नहीं कि भाई जिसमें कुछ 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुई हो, मान लो कम से कम -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहां पे फ्रीजर बोलेंगे। तो उसमें कब तक स्टोर कर सकते हैं। अगर दोस्तों रूम टेम्परेचर दे रखा है ना, तो रूम टेम्परेचर पे लगभग 8 आवर्स तक हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, रेंज 8 to 10 आवर्स होती है, लेकिन लगभग हम 8 आवर्स तक इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर 1 दिन तक दूध जो है, अब आप उसे स्टोर क्यों करेंगे भाई। कई मदर क्या होते हैं कि डायरेक्टली मान लो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती, ठीक है, और या फिर कई ब्रेस्ट मिल्क के जो बैंक होते हैं वहां भी क्या होता है दोस्तों, मिल्क मिलता है, मदर दूसरे बेबीज को मिल्क प्रोवाइड करती हैं, तो दोस्तों वो क्या करती है, उस मिल्क को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और बाद में उसको दे दिया जाता है। या फिर ब्रेस्ट एंजॉर्जमेंट की कंडीशन हो जाए, ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन होने के कारण जो ब्रेस्ट है उनके अंदर पेन होने लग जाता है, तो फिर भी ब्रेस्ट को मिल्क को बाहर निकाला जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी तो इसलिए जरूरत होती है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में 24 घंटे तक, और अगर हम फ्रीजर का क्वेश्चन आता है दोस्तों तो 3 मंथ। अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप रखते हो तो ब्रेस्ट मिल्क को कितने महीने तक प्रिजर्व किया जा सकता है, 3 महीने तक रखा जा सकता है स्टोर। देखो तो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, लेकिन मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन एक ही है, इसमें यहां पर कितने क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहला वाला 8 to 10 आवर्स अगर आता है तो दोस्तों ये किसका आएगा, आपका ये आपका आएगा रूम टेम्परेचर का। रूम टेम्परेचर पर हम 8 to 10 आवर्स रखते हैं। 24 आवर्स आए तो रेफ्रिजरेटर का, ठीक है, रेफ्रिजरेटर मतलब यहां पर ये हो गया कि उसका जो टेम्परेचर है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं जा रहा है। ठीक है, जो हमारे घर का जो फ्रीज है ना उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं जा रहा है, तो 24 घंटे तक। और 3 मंथ तक अगर पूछता है तो दोस्तों इसका आंसर होगा फ्रीजर। और फ्रीजर में भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, -20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, -20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये आपका एक टॉपिक और हो गया ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कि स्टोर कैसे किया जाता है। इसके बाद अब स्टार्ट कर दो एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ये लिख लो आप टॉपिक कि ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। इस क्वेश्चन से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, बहुत अलग चीजें पढ़ेंगे, थोड़ी सी अलग चीजें पढ़ेंगे जो हम पढ़ते नहीं है। इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो पहला जो उसमें पॉइंट डाल लो, पॉइंट क्या डालो कि ग्रोथ ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर है ना दोस्तों एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसका हम किस नाम से जानते हैं, डोकोसाहेक्सिनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर हम पढ़ रहे हैं एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, या फंक्शन लिख सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी है। तो पहला है दोस्तों इसमें लिख लो ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम, ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम। ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर डालो दोस्तों किसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड। तो ये जो डोकोसाहेक्सानोइक एसिड जो होता है ना दोस्तों, ये क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है नर्वस सिस्टम की, ग्रोथ करवाता है। ठीक है, वही चीज वापस के लिखना, ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम करवाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि डोकोसाहेक्सानोइक एसिड क्या काम करवाता है दोस्तों, ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम करवाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों PABA। अभी इनके बारे में हम बात करेंगे। पैरा एमिनो बेंजाइक एसिड होता है, ये मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है। देखो कितनी बड़ी बात है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं दोस्तों, सोचो। मलेरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए भी केमिकल पाया जाता है। बिफिडस फैक्टर, लैक्टोफेरिन, ई कोलाई से बचाते हैं हमें। ठीक है, ये दोनों किससे बचाते हैं, ई कोलाई से बचाते हैं हमें। तो नेक्स्ट जो आप
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी तो आप पहला डाल लो, पहला में लिख लो ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी, और इसके अंदर ये डाल लो कि डोकोसा हेक्सानोइक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसके बाद सेकंड लिखो, सेकंड जो पॉइंट है वो डालो एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या डालो? एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इन ब्रेस्ट मिल्क प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मलेरिया, मलेरिया से हमें कौन सा बचाता है इनमें? तो दोस्तों एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी पूरी ही बता देता हूं तो बाकी की सारी चीजें वो क्या हो जाए आपकी क्लियर हो जाए। एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अब एंटीबॉडीज के अंदर ध्यान रखना IgA और IgM भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मेनली अगर दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं ना तो आप इसका आंसर क्या करोगे? IgA करोगे। ठीक है, अगर दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपको एक चूज करना है, तो दोस्तों आप क्या करोगे? IgA करोगे। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, उससे IgM एंटीबॉडीज मतलब मदर से ट्रांसफर होती है उस कंडीशन के अंदर। नॉर्मल कंडीशन में IgG होती है, आप सबको पता है। ठीक है, बेबी के अंदर ट्रांसफर होती है, और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी मेनली क्या पाई जाती है? IgA पाई जाता है, और बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या पाई जाती है? IgM पाई जाती है। लेकिन दोनों ऑप्शन हो तो हम उस चीज को लेंगे जो मोस्ट अबेंडेंट अमाउंट में पाई जाती हो, तो वो कौन सी होती है दोस्तों? IgA होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? लाइसोजाइम्स भी क्या होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? ये किल करते हैं, तो लाइसोजाइम्स हो गया। तीसरा दोस्तों, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है? पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड पाया जाता है। ये पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है मलेरिया से। हमें प्रोटेक्ट करता है किससे दोस्तों? मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है। ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? ये मलेरिया से हमें क्या करता है दोस्तों? प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट करता है हमें ये मलेरिया से। इसके अलावा दोस्तों एक जो फैक्टर पाया जाता है बिफिडस फैक्टर और लैक्टोफेरिन। ठीक है, एक पाए जाते हैं बिफिडस फैक्टर और लैक्टोफेरिन पाए जाते हैं, जो मैं आपको इधर बता रहा था, तो ये भी लिख लो। चौथा लिखो बिफिडस फैक्टर, एक लिखो लैक्टोफेरिन, और एक लिखो लो पीएच ऑफ स्टूल। बेबी की जो स्टूल होती है उसकी पीएच क्या होती है? लो होती है, लो पीएच ऑफ स्टूल। ठीक है, तो बिफिडस फैक्टर, लैक्टोफेरिन और लो पीएच ऑफ स्टूल, तीनों चीजें क्या काम करती हैं दोस्तों? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई की ग्रोथ को क्या करते हैं दोस्तों? ये इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा ये लो पीएच जो स्टूल है ना, ये अकेला एक तो ग्रोथ को रोक रहा है, एक ये क्या काम करता है दोस्तों? जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। ठीक है, और नुकसानदायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम किस नाम जानते हैं? नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, ऐसे तो नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ को ये क्या करते हैं? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने ना। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ई कोलाई को इनहिबिट करते हैं? बिफिडस होता है, लैक्टोफेरिन होता है, और जो स्टूल की जो लो पीएच है वो फैक्टर भी क्या करता है दोस्तों? इसके अंदर हमारे क्या करता है दोस्तों? काम करता है। तो अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ आप। तो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तो आपको मैंने बता ही दिया। नर्वस सिस्टम जो है उसकी क्या करता है दोस्तों? या ब्रेन की क्या करवाता है? ये ग्रोथ करवाता है, ब्रेन की ग्रोथ करवाता है। ये आपको मैंने बता दिया। यही क्वेश्चन भी है मलेरिया से, तो इसका पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड इसका आंसर आ जाएगा। और ये दोनों किससे आ जाएंगे? ई कोलाई के। अब आपको रट गया होगा, इतनी बार मैंने बोल दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये चीज याद नहीं होगी। अब आपको ये चीजें रट गई होंगी कि हाँ सर अब तो मत पूछो, बस हो गया। ठीक है, वो यही क्वेश्चन वापस से आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द ब्रेस्ट मिल्क रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ई कोलाई इन बेबी। तो ई कोलाई को कौन सा फैक्टर है दोस्तों जो रोकता है? अब मैंने इसमें एक्चुअली में 2 लिख दिए गलती से, तो आप इसमें ऑप्शन में एक अलग कर लो, लाइसोजाइम लिख लो यहां पे, लाइसोजाइम, और इसका आंसर अब यहां पर क्या हो जाएगा? बिफिडस फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिफिडस फैक्टर। गलती से इस ऑप्शन में लैक्टोफेरिन डल गया, आप इसमें लाइसोजाइम डाल लो ऑप्शन में, ताकि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बिफिडस फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही काम करते हैं। ये तो लैक्टोफेरिन भी करता है और बिफिडस फैक्टर भी करता है, ये दोनों ही क्या काम करते हैं दोस्तों। और एक तीसरा मैंने आपको बताया वही है। तीसरा कौन सा है आपका? लो स्टूल पीएच, लो पीएच ऑफ द स्टूल। ठीक है, वो भी काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिफिडस फैक्टर। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये ब्रेन की ग्रोथ, ये मलेरिया, बिफिडस फैक्टर और लैक्टोफेरिन दोनों ही ग्रोथ रोकते हैं, और लाइसोजाइम जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, लेकिन डायरेक्टली कोलाई से रिलेटेड नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन डालो एंटी इन्फेक्टिव के बाद में, एक जो फंक्शन है दोस्तों वो डाल लो आप न्यूट्रिशनल। ठीक है,
न्यूट्रिशनल एडवांटेज, नेक्स्ट डालो न्यूट्रिशनल एडवांटेज की न्यूट्रिशनल जो एडवांटेज है उसके बारे में डाल लो। इसमें सबसे पहला आता है कि प्रोटीन इन ब्रेस्ट मिल्क। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रोटीन जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होती है तो उसमें ए डाल लो प्रोटीन। न्यूट्रिशनल के अंदर सबसे पहले क्या डालो दोस्तों, प्रोटीन डाल लो। पहली बात तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर लो प्रोटीन पाई जाती है, लो प्रोटीन। इससे क्यों लो प्रोटीन पाई जाती है, तो ताकि बेबी की जो किडनी है ना उन पर क्या ना पड़े, लोड ना पड़े, तो डिक्रीज लोड ऑन किडनी, किडनी के ऊपर क्या ना पड़े दोस्तों, लोड ना पड़े। एक तो ये काम करता है। एक प्रोटीन अगर कम रहती है ना तो दोस्तों प्रोटीन के कम होने से बेबी के अंदर एलर्जी नहीं होती किसी भी चीज से, क्योंकि ज्यादा जो प्रोटीन होती है ना वो प्रोटीन एलर्जी और अस्थमा करवाती है। तो प्रोटीन का कम होना एलर्जी और अस्थमा को भी क्या करवाता है दोस्तों, कम करवाता है। प्रोटीन का कम होना एलर्जी और अस्थमा को भी कम करवाता है। इसके अलावा किडनी के ऊपर जो प्रोटीन है वो लोड ज्यादा डालती है, इसलिए प्रोटीन क्या पाई जाती है दोस्तों, लो पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो प्रोटीन जो होती है ना वो होती है वे प्रोटीन। कौन सी होती है, वे प्रोटीन होती है। कौन कौन सी होती है, मेनली लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन। लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट बात, इसके अलावा दोस्तों जो प्रोटीन जो होती है उसके अंदर मेनली ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, प्रोटीन छोड़ो, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अगर हम एमाइनो एसिड की बात करें जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके अंदर मेनली दोस्तों सिस्टीन, एक टोरिन, एक मीथियोनिन पाए जाते हैं। और ये भी क्या करवाते हैं दोस्तों, नर्वस सिस्टम के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ये भी किसके लिए जरूरी होते हैं दोस्तों, नर्वस सिस्टम के लिए क्या होते हैं दोस्तों, ये जरूरी होते हैं। सिस्टीन, टोरिन और मीथियोनिन पाए जाते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, जो कि नर्वस सिस्टम के लिए क्या होते हैं दोस्तों, जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया, प्रोटीन हो गया। ये क्या हो गया, प्रोटीन। चलो और देखते हैं। इसके बाद सेकंड लिखो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेनली इसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है दोस्तों। क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज। तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज तीनों क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, ध्यान रखना। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों, डाइसैकेराइड होते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनता है लैक्टोज। दो ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, ठीक है, और फ्रैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। वो आपके काम का नहीं है। मेन यहां पर क्या होता है दोस्तों, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। और लैक्टोज लगभग कितना होता है दोस्तों, 7% होता है। ध्यान रखना, लगभग कितना परसेंट इसके अंदर लैक्टोज पाया जाता है दोस्तों, 7% लैक्टोज पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है आगे आएगा कि कितना परसेंट लैक्टोज पाया जाता है। अब लैक्टोज का फायदा क्या है दोस्तों, लैक्टोज का दोस्तों ये फायदा है कि जो लैक्टोज जो है ना वो इंक्रीज करता है दोस्तों कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को लैक्टोज क्या करवाता है दोस्तों, इंक्रीज करवाता है। और बेबी को कैल्शियम तो चाहिए, नहीं तो इसको हाइपोकैल्सियमिया या टिटेनी की जो साइन है वो सिम्टम डेवलप होंगे। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करवाता है दोस्तों, लैक्टोज क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है दोस्तों, लैक्टोज पाया जाता है। तीसरा बच गया आपका फैट। फैट के अंदर अगर हम बात करें तो मेनली इसके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है वो क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पिछले ही टॉपिक में हमने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा जाके पढ़ लो। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, इसेंशियल फैटी एसिड भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड कहलाते हैं। और ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना दोस्तों, एक तो माइलिनेशन का काम करता है। माइलिनेशन का मतलब क्या है कि माइलिन शीथ का निर्माण करता है। जब आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसके अंदर जब आप एक्सोन पढ़ते हो ना तो यहां पर इस प्रकार से बनाते हो, ये माइलिन है, ये नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है आपके, ठीक है। तो माइलिनेशन करवाता है ये। इसके अलावा दोस्तों जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इससे फॉर्मेशन होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन का भी फॉर्मेशन करवाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है। और एक कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों, ये जरूरी है किसके लिए, स्टीरॉयड हार्मोन बनाने के लिए। तो बेबी के लिए स्टीरॉयड हार्मोन बनाने के लिए मदर से फैट मिलती है, और फैट से क्या प्राप्त होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड माइलिनेशन करवाते हैं। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल जो स्टीरॉयड है दोस्तों वो भी क्या करवाते हैं, आपके स्टीरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन भी करवाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फैट। इसके बाद में हम बात करते हैं मिनरल्स की। तो इसके अंदर एक अच्छी अमाउंट के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। जिस रेशो के अंदर पाया जाना चाहिए वो 2:1 है, और इसी रेशो के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। और ये कैल्शियम और फॉस्फेट बेबी के अंदर हाइपोकैल्सियमिया टिटेनी को क्या करते हैं दोस्तों, प्रिवेंट करते हैं। टिटेनी और हाइपोकैल्सियमिया को क्या करते हैं दोस्तों, प्रिवेंट करते हैं। इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है।
एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा मिनरल जो है दोस्तों वो कम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आयरन की क्या पाई जाती है दोस्तों, कमी पाई जाती है। आयरन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। किसके अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। मतलब ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, थोड़ी सी क्या होती है दोस्तों, कमी होती है, ठीक है। एब्सेंस नहीं होती, आयरन क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। लेकिन जो भी आयरन होता है ना वो हाईली एब्जॉर्बल होता है, हाईली एब्जॉर्बल होता है। मतलब कि एक्चुअली में दोस्तों आयरन की एब्जॉर्बिलिटी है ना वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन जो सी है ना उसकी भी डेफिशिएंसी होती है, ध्यान रखना, विटामिन सी की भी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। आयरन क्या होता है दोस्तों, हम जितना आयरन लेते हैं उसको 10% ही एब्जॉर्ब हो पाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई आयरन के साथ में विटामिन सी लेना चाहिए, ऑरेंज जूस पीना चाहिए, फिर ये लेना चाहिए, ज्यादा एब्जॉर्बिलिटी बढ़ती है। तो लेकिन बेबी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी तो होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों आयरन की तो डेफिशिएंसी होती है, लेकिन जितना आयरन होता है ना वो एब्जॉर्बल बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। लगभग 70% जो आयरन है ना वो क्या हो जाता है दोस्तों, एब्जॉर्ब हो जाता है। जितना हम आयरन लेंगे उसमें से 70% क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना कि आयरन की क्या होती है दोस्तों, डेफिशिएंसी पाई जाती है, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी पाई जाती है, और एक विटामिन के की भी क्या पाई जाती है, थोड़ी डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसी कारण बेबी को विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है जन्म के टाइम, नहीं तो ये हेमरेजिक डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हेमरेजिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। कॉज कर सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बेबी यानी इतना समझदार होता है कि जब मदर की वोम में होता है, मदर की यूट्रस में होता है, तो उस दौरान वो आयरन को क्या कर लेता है दोस्तों, स्टोर कर लेता है, ठीक है। उसको पता, इसलिए मदर के अंदर आयरन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आयरन की टैबलेट दी जाती है मदर को। क्यों? क्योंकि आयरन मदर जो ले रही है ना, तो मैक्सिमम आयरन तो बेबी खुद के पास ही रख लेता है और उसको स्टोर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आयरन की क्या मिलेगी, कमी मिलेगी, और मुझे उस समय क्या चाहिएगा दोस्तों, आयरन चाहिएगा। इसलिए बेबी के अंदर आयरन क्या रहता है, पहले से स्टोर रहता है, ठीक है। बेबी अपने अंदर आयरन को पहले से ही, जब वो पैदा होता है तो आयरन को क्या करके आता है, स्टोर करके आता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ये भी ध्यान रखना किसकी डेफिशिएंसी होती है, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, इधर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। और एक किसकी डेफिशिएंसी होती है दोस्तों, विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। वो KFC वाला मत याद रख लेना, वो मैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लिए बता रहा था। वो कोलेस्ट्रॉल और ब्रेस्ट मिल्क में डिफरेंस था। वो कोलेस्ट्रॉल के अंदर बता रहा था कि मैं फैट, कार्बोहाइड्रेट और जो पोटेशियम है वो क्या होता है दोस्तों, कम होता है। कहीं आप वो यहां पर ले आओ कि सर वहां तो आपने ये बताया, तो यहां पर आप ये बता रहे हो, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। शायद 2-3 क्वेश्चंस इससे हमारे सोल्व हो जाएंगे। प्रोटीन कौन सी होती है दोस्तों, तो वे प्रोटीन होती है, ठीक है। जो एनिमल्स के अंदर जो होती है ना मेनली, उसके अंदर कौन सी होती है दोस्तों, कैसीन होती है। और वे प्रोटीन में भी कौन सी होती है, लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद 1-2 क्वेश्चन और सोल्व हो जाएंगे इससे हमारे, मैंने काफी चीजें आपको बता दी है। कैल्शियम फॉस्फेट रेशो इन ब्रेस्ट मिल्क इज अबाउट, तो कितना होता है, 2:1 होता है। कैल्शियम और फॉस्फेट का जो रेशो है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वो कितना होता है दोस्तों, 2:1 होता है, जो कि आइडियल होता है। इतना ही होना भी इतना ही चाहिए, आइडियल रेशो होता है ये, जितनी जरूरत है उतना ही होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, चलो ये और करवा देता हूं आपको, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फैट एंड प्रोटीन कंटेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, कि फैट और जो प्रोटीन जो कंटेंट है ना ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कि भाई किसके अंदर ज्यादा होता है। ये पूछना चाह रहा है कि भाई गोट में ज्यादा होता है, ये मतलब सीरीज आपको याद रखनी है, सीक्वेंस, कि भाई सबसे ज्यादा गोट में होता है, काऊ में होता है, फिर सबसे कम ह्यूमन में होता है, फिर काऊ में होता है, गोट में होता है, ह्यूमन में। तो ये पूरी सीरीज आपको दोस्तों इसमें क्या है बताने की कौन सा सही है, कि सबसे ज्यादा फैट और प्रोटीन किस में होते हैं, गोट में होते हैं, काऊ में होते हैं, ह्यूमन में होते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको इसमें बताना है। तो चलो हम इसको देख ही लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, इसी की बात कर लेते हैं, फैट एंड प्रोटीन की, फैट एंड प्रोटीन। फिर हम बात कर लेंगे किसकी, एनर्जी की बात कर लेंगे, एनर्जी कंटेंट की। और फिर हम बात करेंगे किसकी, कार्ब की, कार्बोहाइड्रेट या लैक्टोज लिखो यहां पे आप, लैक्टोज। तो सबसे ज्यादा फैट और प्रोटीन जो है दोस्तों गोट में पाई जाती है, फिर काऊ में पाई जाती है, और फिर ह्यूमन में पाई जाती है। अगर हम एनर्जी की बात करें दोस्तों, तो इसमें बेफेलो ऐड कर दो आगे, देखो आपको मैं याद भी करवा दूंगा। सबसे ज्यादा बेफेलो में पाई जाती है, फिर गोट में पाई जाती है, फिर काऊ में पाई जाती है, और फिर ह्यूमन में पाई जाती है। अब लैक्टोज में क्या करो, ह्यूमन को सबसे पहले ले आओ। लैक्टोज ह्यूमन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ह्यूमन मिल्क की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, मिल्क की बात कर रहे हैं हम। फिर बेफेलो में पाया जाता है, फिर गोट में पाया जाता है, और फिर काऊ में पाया जाता है। काऊ सर कैसे याद करें इनको, ये तो बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों ये ध्यान रखो, कोई ज्यादा टफ नहीं है याद करना। आप इसको एक ये याद कर लो, GCH याद कर लो एक, ठीक है।
पहले गोट, काऊ और फिर ह्यूमन, फिर अगले वाले में इसमें ये जोड़ दो, बस बेफेलो जोड़ दो, एनर्जी में बेफेलो जोड़ दो। फिर कार्बोहाइड्रेट आए तो एक काम करो, यहां से ह्यूमन को उठाओ ऊपर डालो और बाकी सीक्वेंस को ऐसे कैसे लिख दो, ह्यूमन, बेफेलो, गोट और काऊ। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। तो ह्यूमन मिल्क के अंदर है ना, अगर हम बात करें ह्यूमन मिल्क की और काऊ मिल्क की, ह्यूमन मिल्क और अगर हम काऊ मिल्क की बात करें तो लैक्टोज जो होता है ना दोस्तों, वो ह्यूमन मिल्क के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है। लैक्टोज ह्यूमन मिल्क के अंदर ज्यादा होता है और यहां पर लैक्टोज क्या होता है दोस्तों, कम होता है। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो यहां पर प्रोटीन कम होती है क्योंकि लोड आना पड़े किडनी पे, यहां पे प्रोटीन क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। अगर हम बात करें फैट की, तो काऊ की तुलना में यहां फैट कम होती है, यहां पे फैट क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की, तो यहां पे एंटीबॉडीज ज्यादा होती हैं, यहां पे एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कम होती हैं, एंटीबॉडीज कम होती हैं। एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर की बात करें, जो हमने सारे पढ़े थे एंटी इन्फेक्टिव, तो यहां पर एंटी इन्फेक्टिव ज्यादा होते हैं, यहां पे एंटी इन्फेक्टिव क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस है, अगर आप याद करना चाहो तो मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी क्वेश्चन उठे और आप क्या कर दो, गलती कर दो। ठीक है, वो मैं चाहता नहीं हूं। एक बार अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की एनर्जी की बात कर लें दोस्तों, तो मैं एक चीज और लिखा देता हूं, ब्रेस्ट मिल्क की एनर्जी की अगर हम बात करें कि हम जो बच्चे को जो एनर्जी मिलती है ना ब्रेस्ट मिल्क में, वो कहां कहां से कितनी कितनी मिलती है, तो इसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ना दोस्तों, वो लगभग 30 से, और ज्यादा लिख दिया मैंने, इतना कर लो, 30 से 40% एनर्जी जो है ना दोस्तों, वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 30 से 40% जो एनर्जी जो मिल रही है ना, वो किससे मिल रही है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है। और लगभग 45 से 60% जो एनर्जी है दोस्तों, वो किससे मिलती है, फैट से मिलती है। ब्रेस्ट मिल्क में जो फैट प्रेजेंट होता है वो देता है। और लगभग 70% जो एनर्जी है ना दोस्तों, वो 70 लिख दिया मैंने, माय मिस्टेक, 7 से 10%, 7 से और 10% जो एनर्जी होती है ना दोस्तों, वो किससे मिलती है, आपके प्रोटीन से मिलती है। क्योंकि मैंने कहा था कि प्रोटीन कम होता है इसके अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और यहां पर ये क्या हो गया, फैट हो गया। तीनों करवा दी मैंने आपको। तो इस प्रकार से एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, वो भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलो वापस आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फैट एंड प्रोटीन कंटेंट इन, तो सबसे पहले वाला ये है, तो जीसीएच याद रखना है, गोट, काऊ और ह्यूमन। गोट में सबसे ज्यादा, काऊ में, फिर ह्यूमन में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले ये करवाऊंगा फिर वो करवा देता हूं। एवरेज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बाय मदर इज पर डे अबाउट, कि कितना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो मदर के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 500 से और 800 ml ब्रेस्ट मिल्क पर डे क्या होती है, मदर बनाती है। 500 से 800 ml। क्वेश्चन आ जाता है कि इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए लगभग चाहिए 700 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे एक्स्ट्रा। इस मिल्क को बनाने के लिए लगभग कितनी एनर्जी चाहिए दोस्तों, 700 किलो कैलोरी एनर्जी पर डे चाहिए, एक्स्ट्रा में चाहिए इसको बनाने के लिए। इसलिए ही कहते हैं कि जो मदर है ना, वो फैट को क्या करती है, स्टोर करती है। लगभग 4 से 5 किलो फैट मदर क्या रखती है दोस्तों, स्टोर रखती है, कि एनर्जी की अगर कभी भी कमी आएगी ना, तो ये फैट क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसलिए ही प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है दोस्तों, वेट गेन होता है, कि बाद में ये फैट भी क्या आ जाए दोस्तों, काम आ जाए। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना। एक तो हमने क्या पढ़ा, आयरन से रिलेटेड पढ़ा, देखो बेबी कितना दिमागदारी है, जब वो प्रेगनेंसी में था तभी आयरन को स्टोर कर लिया उसने। अब मदर कितनी चालू है, उसको पता है कि मान लो मिले नहीं मिले एनर्जी, तो पहले से फैट को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। ठीक है, ये नेचर है, प्रकृति है, ये हमें गिफ्ट प्रदान कर रही है इस वे में। ठीक है, तो एवरेज 500 से 800 ml पर डे होता है, 700 किलो कैलोरी, और हर लगभग 2 से 3 आवर के इंटरवल पे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। अगर बच्चा हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, 2 से 3 घंटे में वो यूरिन पास कर रहा है, और अगर वो अच्छी स्लिप ले रहा है, नींद अच्छी ले रहा है वो, ठीक है, यूरिन सही से पास कर रहा है और ब्रेस्ट फीडिंग सही कर रहा है, तो इसका मतलब वो इनफ क्या कर रहा है दोस्तों, वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इनफ ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 से और 800 ml हो जाएगा पर डे। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, बाकी की कोई ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड चीजें आएंगी ना, तो मैं रिफ्लेक्स मैं उसमें करवा दूंगा आप पर। ठीक है,
जो रिफ्लेक्स जो भी आएंगे तो उनके बारे में हम किस में बात करेंगे नेक्स्ट। रूटिंग रिफ्लेक्स है, सकलिंग रिफ्लेक्स है, तो एक रिफ्लेक्स का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में आया है वो 100 में, तो वो मैं आपको एक साथ करवाऊंगा, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल आर्क इज स्टिमुलेटेड बाय सकलिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी। देखो अब हम इसमें प्रोसेस पढ़ते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, कि कैसे काम करती है ब्रेस्ट फीडिंग। तो बेबी क्या करेगा दोस्तों, सकलिंग ऑफ निपल बाय बेबी। बेबी निपल को क्या करेगा, सक करेगा दूध पीने के लिए। तो इससे क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेगा मदर के स्टिमुलेट T4, T5 एंड T6 न्यूरल आर्क को, मतलब कि संदेश को आगे पहुंचाने के लिए ये नर्व रेस्पॉन्सिबल रहेंगी। कौन कौन सी, T4, T5 और T6 क्या रहेंगी दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल रहेंगी। ये संदेश को कहां पहुंचाएंगी, हाइपोथैलेमस को। कहां पहुंचाएंगे दोस्तों, हाइपोथैलेमस को पहुंचाएंगी। T4, T5, T6। हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई को, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई को। वैसे ऑक्सीटोसिन का मेन जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो कौन करता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस करता है, मेनली ये करता है। लेकिन स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या करता है, अगर दोनों दे रखे हैं तो दोनों आएंगे आंसर, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन के अंदर अलग अलग ऑप्शन में आ गए, एक सुप्राऑप्टिक आ गया, एक पैरावेंट्रिकुलर भी दे दिया, तो फिर आप आंसर क्या करोगे दोस्तों, पैरावेंट्रिकुलर करोगे, क्योंकि सुप्राऑप्टिक मेनली एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनाता है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करता है। इन्होंने फॉर्मेशन किया किसका, फॉर्मेशन किया ऑक्सीटोसिन का। ये ऑक्सीटोसिन कहां पहुंचेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्योंकि रिलीज कहां से होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं इसको हम, दो हार्मोन सीक्रेट करती है, ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, काम का नहीं है हमारे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल ऑफ ब्रेस्ट, मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेस्ट। फिर ये क्या रिलीज करेगा, इससे मिल्क बाहर आएगा, तो मिल्क, इसे हम किस नाम से जानेंगे, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो मिल्क को बाहर निकालने के लिए, मिल्क को बाहर निकालने के लिए मतलब मिल्क का इजेक्शन करने के लिए, मिल्क को लेट डाउन रिफ्लेक्स पूछे, या फिर वो पूछे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल। तीनों के अंदर जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा आपका, ऑक्सीटोसिन होगा। क्वेश्चन पूछे कि मिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है, या फिर पूछे कि गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन कौन सा होता है, गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन कौन सा होता है। आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका, प्रोलैक्टिन। ठीक है, क्या आएगा आपका, प्रोलैक्टिन आएगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इससे रिलेटेड कई चीजें आपने समझ ली, वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल आर्क इज स्टिमुलेटेड बाय सकलिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी। तो T4, T5 और T6। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी क्लास थी। मैंने कोशिश की है कि मैंने लगभग आपको हर चीज दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बता दी है। जो भी चीज नहीं बताई ना, तो वो मैं आपको रिफ्लेक्स में और KMC के अंदर करवाऊंगा, कंगारू मदर केयर में, और उसके अंदर करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक चीज और लिख लो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और लिख लो। चलो लास्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। एक तो गैलेक्टोसेमिया, कि गैलेक्टोज की जो अमाउंट है ना वो बढ़ जाए मदर के ब्लड में। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम नहीं देते गैलेक्टोसेमिया। एक दोस्तों एक्टिव टीबी की जब इनिशियल स्टेज होती है ना, लगभग 2 महीने की, उस दौरान भी नहीं देते हैं, एक्टिव टीबी भी नहीं देते हैं। और एक याद रखना, HIV पॉजिटिव। एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है HIV पॉजिटिव के अंदर। ये माना जाता है दोस्तों, HIV पॉजिटिव में आजकल ये चल रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वो तो कहते हैं कि भाई HIV पॉजिटिव मदर नहीं देगी,
लेकिन डेवलपिंग कंट्री कहती है कि भाई हम तो देंगे। डेवलपिंग कंट्री क्या कह रही है, हम तो देंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए इसके दोस्तों, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। तो ये आपकी छोटी सी क्लास थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरा जोर लगाया है, आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। आप भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाओ। गलती से कुछ चीज रह गई हो तो आप उसको अपने जो भी नोट्स पढ़ना हो हैंडेड टॉपिक्स के, हर टॉपिक के पीछे 1 और 2 पेज जरूर छोड़ा करो। उससे क्या होगा कि जो भी चीज एक्स्ट्रा चीज आपके पास आएगी तो आप उसको क्या कर लो दोस्तों, नोट कर लो, ताकि अगली बार पढ़ो तो आपके नोट्स क्या हो जाए, पूरे कंप्लीट हो जाएं। तो हमने पूरी कोशिश की है, दिल से मैंने आपको टॉपिक पूरा करवाया है। आप भी मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है दोस्तों तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं कि सर ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है, ये चीज़ हमें बुरी लग रही है, आप इस चीज़ को और इम्प्रूव करो। तो वो सब चीज़ें हम इस बारे में बात कर सकते हैं। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।